वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान से करना, समझना कि कंपनी अकाउंट्स है क्या, ये कैसे डिफरेंट है प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट से। उसकी बैलेंस शीट और यहाँ कंपनी की बैलेंस शीट बहुत डिफरेंट बनाई जाएगी। उसका फॉर्मेट क्या है वो समझेंगे। साथ में ये इशू ऑफ शेयर्स क्या है, कौन सी कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है, और यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम बुक्स में। अगर हमने शेयर्स को इशू किया तो उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, वो सभी कुछ आप समझोगे। साथ में इस चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को यूज किया गया है, उनका मीनिंग क्या है। जब आप उस मीनिंग को समझोगे तभी तो क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहना, ताकि ये चैप्टर आपके लिए सुपर इजी हो जाए, मक्खन जैसा हो जाए, और आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सको। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 6 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो सबसे पहले समझो कि कौन सी कंपनी शेयर्स को इश्यू कर सकती है, क्योंकि कंपनी आपकी दो तरह की, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी आपकी शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती, पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे कि आपने कई बार कंपनीज के नाम ने देखा होगा ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो क्या है, प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकती, शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। लेकिन एक ऐसी भी कंपनी है जहां पर आपने नाम में देखा होगा, लिमिटेड कंपनी, रिलायंस लिमिटेड कंपनी, वो क्या है, पब्लिक कंपनी है जो पब्लिक से पैसा मंगा सकती है, पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, अपने पास पब्लिक से फंड इकट्ठा कर सकती है। तो आप पहचानोगे कैसे कि ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी। कुछ बेसिक फीचर्स को देख लो। सबसे पहले, जिस कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट ना हो, वो आपकी पब्लिक कंपनी बनाएगी। मतलब कि अगर 7 लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि हमें कंपनी बनानी है, तो वो बना सकते हैं। और कितने लोगों को जोड़ना है उसकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे कितने भी लोगों को जोड़ सको। तभी तो यहाँ पर ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक को ओनरशिप ऑफर करती है, और पब्लिक कितनी भी पब्लिक हो, कितने भी शेयर कोई भी खरीद सकता है, कोई भी ओनर बन सकता है। तो मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी शेयर होल्डर है वो क्या है, एक तरह से कंपनी के मेंबर है। इसके बाद जो कंपनी शेयर इशू करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि ओनरशिप के लिए आप मेरे कंपनी के शेयर्स को परचेज करो, वो कंपनी आपकी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। जिस कंपनी ने अपना शेयर इशू ऑफ शेयर्स कर दिया, अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए निकाल दिया, इनवाइट कर दिया, तो आप पहचान जाओ कि ये पब्लिक कंपनी है। तभी ये पब्लिक को इशू कर रही है, पब्लिक के लिए अपने शेयर्स इशू कर रही है, इनवाइट कर रही है कि वो उनकी कंपनी में शेयर्स को परचेज कर। इसके बाद तीसरा, आप उसको पहचानते हो उसके नाम से। अगर उसके नाम में लिमिटेड वर्ड लिखा है तो वो पब्लिक कंपनी है, और पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ये बेसिक फीचर्स हैं जिसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। आपसे पूछा जाता है क्या ये कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपनी कंपनी में ओनरशिप के लिए, इशू कर सकती है शेयर्स को। तो ये सभी कुछ आप तभी पहचान पाओगे जब आपको कुछ कॉमन फीचर्स पता हो। इसके बाद अब आप समझो इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स का मतलब क्या है। इसका मतलब है, शेयर्स एक तरह से वो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है, वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है जो आप उस पर्सन को देते हो जो आपकी कंपनी में पैसा लगाता है। मान लो आपने 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर दिए। 10 लाख रुपए के शेयर्स मतलब एक शेयर आपका 10 रुपए का है, और 10 लाख रुपए के शेयर मतलब 1 लाख शेयर पब्लिक को इशू कर दिए कि आप इनको परचेज करो। हर शेयर का प्राइस क्या है, 10 रुपए। अगर किसी ने एक शेयर परचेज किया, इसका मतलब वो आपको कितने देगा, 10 रुपए देगा, और 10 रुपए के इक्वल ही वो आपकी कंपनी में ओनर बन जाए। तो जब आप पब्लिक को इस तरह से इनवाइट करते हो कि वो आपके इन शेयर्स को परचेज करें और इसके बदले में आपसे आपकी कंपनी की ओनरशिप को परचेज करें, तो वहां पर हम करते कहते हैं इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब मतलब परचेज शेयर, उसमें पैसा लगाना।
तो इस तरह से क्या करती है कंपनीज पब्लिक से फंड्स को इकट्ठा करती है। उनको अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जब बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब पैसा चाहिए होता है, तो वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाहती है। पब्लिक से थोड़ा थोड़ा जो सारे पब्लिक पैसा लगाना चाहती है, परचेज करती है, एक तरह से वो उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है और एक तरह से वो ओनर बन जाते हैं उस कंपनी। तो वो फंड इकट्ठा करके कंपनी आगे बिजनेस चलाती है। तो अब ये जो शेयर्स हैं, ये भी दो तरह के हैं, एक प्रेफरेंस शेयर, दूसरा इक्विटी शेयर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब यहाँ पर इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। किस चीज में? पेमेंट। कौन सी पेमेंट? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड, जैसे कि आपने प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म में देखा कि जितने भी ओनर्स होते हैं उनको प्रॉफिट दिया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी शेयर्स परचेज करने वाले, उनको हम क्या कहेंगे? शेयर होल्डर। अब जितने भी जिन पर्सन ने, जिस पब्लिक ने आपके शेयर्स को खरीदा है, आप उनको क्या कहोगे? शेयर होल्डर्स। वो ओनर्स, आप उनको क्या कहोगे? शेयर होल्डर्स। उन शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड मतलब वो शेयर होल्डर्स अब आपकी कंपनी में ओनर हो गए, तो जो साल का प्रॉफिट होगा वो इन शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाएगा, इन शेयर होल्डर्स को भी दिया जाएगा। तो वहां पर उस प्रॉफिट को आप क्या कहते हो? डिविडेंड कहते हो। प्रॉफिट नहीं, हम कहते हैं शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इनको फिक्स्ड अमाउंट की डिविडेंड, फिक्स्ड अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपको हर साल इतना डिविडेंड दिया जाएगा। अगर किसी साल आप नहीं दे पाते, लॉस होता है, तो भी वो एक्यूमुलेट होता जाता है। मान लो आज इस करंट ईयर में आपने उसका फिक्स डिविडेंड है 2 रुपए, हर शेयर पे 2 रुपए आप उसको डिविडेंड दोगे और फिक्स्ड है उसका। आपने इस करंट ईयर में उसको डिविडेंड नहीं दिया 2 रुपए, और अगले साल अगर आप देने लगते हो, तो आपको लास्ट ईयर, करंट ईयर और अगले साल का जो बनता है 2 रुपए, वो भी देना होगा। समझ गए आप? जैसे कि किसी साल अगर आपका लॉस हुआ है, आप उसको डिविडेंड नहीं दे सकते, तो उस साल का 2 रुपए, और अगले साल जब आप दोगे डिविडेंड, उस साल का डिविडेंड मिल करके 4 रुपए का डिविडेंड आपको उस साल देना पड़ेगा। एक्यूमुलेट होता है यहाँ पर डिविडेंड, चाहे आप दो या ना दो, आपको एक साथ फिर देना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर उनको प्रेफरेंस दी जाएगी कैपिटल की पेमेंट। जब भी कंपनी वाइंड अप होगी, जिसने जितना पैसा लगाया है, जितना जितने प्रेफरेंस शेयर्स जिसने खरीदे हैं और पैसा दिया है कंपनी को, पैसा लगाया है, जितना पैसा फंड उसका लगा हुआ है, वो सारी पेमेंट पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जाएगी, उसके बाद आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को करते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इनको वोटिंग राइट्स नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट का मतलब क्या है? जब कंपनीज कुछ स्पेसिफिक डिसीजंस लेने के लिए शेयर होल्डर्स को इनवाइट करती है, वो कहती है कि वो अपने स्पेसिफिक व्यूज दें, अपना अपने बताएं कि वो इस चीज से एग्री है या नहीं है, तो वो वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं है। वो ऐसा अपना कोई व्यू नहीं रख सकते किसी रेजोल्यूशन को पास करते हुए, वो अपना वोट नहीं डाल सकते कि वो एग्री है या नहीं। ऐसे ही वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, मैनेजमेंट में वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ भी अपना डिसीजन नहीं देंगे। इससे अलग आपके इक्विटी शेयर होल्डर है, जहां पर उनको डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद दिया जाता है। अगर किसी साल लॉस हो जाता है या आप डिविडेंड नहीं देते, तो वो एक्यूमुलेट नहीं होगा। किसी साल अगर आपका लैप्स हो गया डिविडेंड, तो वो लैप्स हो गया, कोई बात नहीं। अगले साल अगर प्रॉफिट होगा, उस साल अगर आप दे रहे हो, तो उसी साल का ही डिविडेंड दोगे, एक्यूमुलेट नहीं होगा। पिछले साल का रह गया तो वो डिविडेंड नहीं दोगे। नेक्स्ट, यहाँ पर उनको जो कैपिटल की पेमेंट की जाएगी, वाइंड अप के टाइम पर इनको कैपिटल की पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद, वो लाइबिलिटी पूरी करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके फंड की वापसी की जाती है, उनके फंड्स वापस किए जाते हैं। लेकिन इनको वोटिंग राइट दिया जाता है कि ये किसी भी रिजोल्यूशन के पास होने के टाइम पर अपना वोट डाल सकते हैं, एग्री है नहीं है, ये अपना व्यू रख सकते हैं, तभी रेजोल्यूशन पास होता है। मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन इनका पूरा रहता है। तो ये था फर्क प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि एक कंपनी दोनों तरह के शेयर्स को इशू कर सकती है, पब्लिक से पैसा मंगा सकती है। जर्नल एंट्री सेम बनेगी, लेकिन ध्यान आपको सिर्फ इस केस में इतना रखना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कहाँ पेमेंट पहले की जाएगी और कहाँ इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में की जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है?
जो अब आप पब्लिक से फंड इकट्ठा कर रहे हो, उनको शेयर के नाम पर एक ओनरशिप का डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो उसके अगेंस्ट जो वो पैसा आपको दे रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल। जैसे आपने पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, जो ओनर पैसा लगाता है, हम उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं ना। एज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ऐसे कहते हैं ना। यहाँ पर जितने भी शेयर के अगेंस्ट आपको पैसा मिल रहा है, शेयर होल्डर्स का जो पैसा मिल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? शेयर होल्डर्स क्या है? ओनर्स है। तो उनसे मिला हुआ पैसा हम क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है, जैसे कि ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। ये तीनों एक ही बात है, एक ही चीज है। या तो आप ऑथराइज्ड कैपिटल कह दो, रजिस्टर्ड कैपिटल कह दो, नॉमिनल कैपिटल कह दो, तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, उसका मतलब है मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट का मतलब है कि कोई कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है, कितने तक पब्लिक को इशू कर सकती है, कितने तक फंड अपने पब्लिक से मंगा सकती है। यहाँ ये जो ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, इसको पर्टिकुलरली कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई करती है कि वो मैक्सिमम इतने तक ही पैसे पब्लिक से मंगाएगी, इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक को ऑफर करेगी कि वो इतने इतने शेयर्स परचेज करे और हमारी कंपनी में पैसा लगाए। तो ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, ये आपको मैक्सिमम लिमिट बताता है कि इससे आगे आप शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर आपके किसी क्वेश्चन में इस मैक्सिमम ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा इशू किया आ रहा है, इसका मतलब वो रॉन्ग है। तो ध्यान रखना है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में कि आपके जो शेयर्स इशू किए जाएंगे वो ऑथराइज्ड कैपिटल से कम या उसके इक्वल हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। सेकेंड टर्म है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब है जो ये मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाई की है, ऑथराइज्ड कैपिटल स्पेसिफाई की है, उसमें से अब आप पब्लिक को कितना ऑफर कर रहे हैं। ऑफर, ऑफर्ड टू पब्लिक। अब आपने इसमें से कितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए परचेज करने के लिए, आपकी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। मान लो आपने यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल बना दी है 20 लाख रुपए, 10 रुपए का एक शेयर, मतलब कि 2 लाख शेयर आप पब्लिक को मैक्सिमम ऑफर कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाई कर दी। आपने 2 लाख शेयर में से 1 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर किए कि वो आए और आपकी कंपनी में अप्लाई करें। तो ये हो गई आपकी इशूड कैपिटल। 1 लाख शेयर आपने एक 10 रुपए वाले ऑफर किए पब्लिक को, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 10 लाख रुपए पैसे मिलेंगे, 10 लाख रुपए फंड इकट्ठा हो जाएगा। तो ये आपकी 10 लाख रुपए इशूड कैपिटल हो जाएगी जो आपने पब्लिक को ऑफर की। अब बारी आती है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है आपने जो ऑफर किया पब्लिक को, उसमें से पब्लिक ने कितना एक्सेप्ट किया, पब्लिक ने आपकी कंपनी में कितना पैसा लगाया, वो आपकी क्या बन जाती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल बन जाती है। मान लो 1 लाख शेयर्स आपने जो पब्लिक को ऑफर किए थे, उसमें से पब्लिक ने 90,000 शेयर अप्लाई कर दिए, 90,000 शेयर एप्लीकेशन लगा दिए, 90,000 शेयर एक्सेप्ट कर दिए, परचेज कर दिए, तो वो हो जाएगी आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। तो 90,000 शेयर मतलब कि 10 रुपए का एक शेयर, तो आपके कितने पैसे, कितने रुपए हो जाएंगे, कितना फंड हो जाएगा? 9 लाख। तो आपको शेयर कैपिटल बन रही है, सब्सक्राइब कैपिटल बन रही है 9 लाख रुपए की, जो कि आपकी पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, आपको फंड मिल गया। तो 3 ये टर्म्स आपको याद रखनी है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उनको समझो। सब्सक्राइब कैपिटल में अब आपका क्या आएगा? यहाँ पर फुल्ली पेड अप। क्या है? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है जब 10 रुपए का शेयर आपकी कंपनी में, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या है? कितनी वैल्यू का वो शेयर है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है। जैसे हर चीज, कोई भी प्रोडक्ट कोई कंपनी बेच रही है, कोई दुकान बेच रही है, तो अपने हर चीज का उसने एक दाम लगाया होता है, एक प्राइस लगाया होता है। उसी तरह से हर शेयर का जो प्राइस है वो फेस वैल्यू कहलाता है। तो मान लो 10 रुपए का अगर आपने एक शेयर सोचा हुआ है, आपके एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, और वो पूरे के पूरे 10 रुपए आपने पब्लिक से मंगा लिए हैं, पब्लिक को कहा कि पेमेंट करो, ऑफर कर दिया है कि उनसे मंगा लिए,
इंस्टॉलमेंट में मंगाते हो आप, ये बात है कि आप इंस्टॉलमेंट में मंगाते हो और हर इंस्टॉलमेंट को आपने पब्लिक से मंगा लिया है और पूरे 10 रुपए आपने पब्लिक को डिमांड कर दिया कि आप पेमेंट करो। तो जब वो पूरी की पूरी पेमेंट आपको मिल जाती है, जैसे कि हमने क्या कहा, 10 लाख में से 90,000 1 लाख में से 90,000 रुपए के सब्सक्राइब किए, तो सब्सक्राइब जितने किए उनकी 10 रुपए की पेमेंट उन्होंने पूरी कर दी है, तो वो हो जाएंगे फुल्ली पेड शेयर। तो 90,000 शेयर अगर आपको 10 रुपए पूरे मिल गए तो 9 लाख आपकी फुल्ली पेड कैपिटल हो जाएगी, फुल्ली पेड फुल्ली पेड अप सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। इसी तरह से अगर यहाँ पर आपको पेमेंट पूरी नहीं होती, नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब है या तो कंपनी ने 10 रुपए में से सिर्फ 8 रुपए ही डिमांड की है पब्लिक से कि 8 रुपए ही पे करें, तो वो आपके फुल्ली पेड अप कैपिटल नहीं मानी जाएगी, अभी आपके उसमें 2 रुपए बाकी हैं, तो वो आपके नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी में आएंगे। सब्सक्राइब कैपिटल वाले में के हेड में आपको 2 अलग अलग हेड दिखाने होते हैं, कितने फुल्ली पेड अप है और कितने नॉट फुल्ली पेड अप है। तो जितने शेयर्स जिसमें आपने पूरी या तो डिमांड नहीं की है पैसे की, या कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने आपको पूरी पेमेंट नहीं की है, मान लो 10 रुपए में से अगर किसी कुछ शेयर होल्डर्स ने 8 रुपए ही पे किए हैं, तो वो फुल्ली पेड अप में नहीं आएंगे, उनको आपको अलग से शो करना होगा नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर है? तो फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप में आपको समझ में आ गया फर्क? फिर से समझ लो, अगर कंपनी ने पैसे कम मंगाए हैं या कंपनी ने पैसे तो पूरे मंगाए हैं लेकिन किसी शेयर होल्डर ने कम पैसे पे किए हैं, तो इन दोनों ही कंडीशन में आपके ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये हो जाएंगे आपके नॉट फुल्ली पेड अप। और जब कंपनी भी पूरे पैसे मंगा लेती है और आपके सब्सक्राइबर भी पूरे पैसा पे कर देते हैं, तो वो बन जाते हैं आपके फुल्ली पेड अप। इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको समझो। जब आपने पब्लिक को इशू किया शेयर, तो वहां पर उनसे पब्लिक को अगर अच्छा लगा, उनका आप पे आपकी गुडविल अच्छी है, आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, वो जानते हैं कि आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो उनको अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, उनको अच्छी बाद में प्राइसेस मिलेंगे। तो उस केस में जो पब्लिक है आपके शेयर्स आपकी कंपनी को पसंद करती है, तो वहां पर पब्लिक खूब पैसा लगा देती है, खूब एप्लीकेशन भेज देती है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझो। मान लो कोई एक जॉब वैकेंसी निकली और वो कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो, लेकिन उस जॉब वो एक ही वैकेंसी है, लेकिन उस वैकेंसी एक के पीछे सिर्फ आप ही नहीं हो, आप ही ने नहीं सुना, बहुत सारे लोगों ने सुना, तो उस एक वैकेंसी के पीछे 10 लोगों ने एप्लीकेशन सेंड कर दी उस कंपनी में, उस जॉब में लगने के लिए, उस जॉब में रिक्रूट होने के लिए। तो क्या कंपनी सभी को दे सकेगी जॉब? जॉब तो उसको एक ही को देनी है ना। तो जब एक की जगह पर 10 एप्लीकेशंस आ रही है, तो हम उसको क्या कह रहे हैं? ओवर सब्सक्राइब। इसी तरह से जब आपके शेयर्स आपने कितने इशू किए, आपने शेयर्स इशू किए 1 लाख, लेकिन आपकी कंपनी इतनी अच्छी है, गुडविल इतनी अच्छी है, पब्लिक को इतनी पसंद है कि उन्होंने 1 लाख की जगह 1.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन सेंड कर दी, 1.5 लाख शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्राइब। इसी तरह से अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब का मतलब है जब आपने शेयर्स तो इशू किए लेकिन आपकी कंपनी को लोगों ने इतना पसंद नहीं किया, उसमें इतना पैसा नहीं लगाया, 1 लाख शेयर की जगह सिर्फ 90,000 एप्लीकेशन ही आई, 90,000 शेयर ही परचेज करना चाहते हैं लोग, तो उस केस में आप क्या कहोगे? अंडर सब्सक्राइब। या इसको इस तरह से समझ लो, कोई जॉब वैकेंसी निकली और उस जॉब की वैकेंसी के पीछे किसी ने अप्लाई ही नहीं किया, या बहुत कम एप्लीकेशन आई, मान लो जॉब वैकेंसी है 5 और एप्लीकेशन आई सिर्फ 4, तो एक वैकेंट रह गई ना, 4 तो आप फिर भी फिल कर दोगे, एक वैकेंट रह गई। उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो आपने 1 लाख के शेयर्स इशू किए थे, 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, उसकी जगह 90,000 लोगों ने ही अप्लाई किया, 90,000 ही आपके सेल हो रहे हैं, 90,000 ही लोग परचेज कर रहे हैं शेयर्स आपके, तो 10,000 जो है अंडर सब्सक्राइब हो गए, तो ये आपके कहलाए जाएंगे अंडर सब्सक्राइब। इसी तरह से फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब है जितना आपने इशू किया उतने ही लोगों ने परचेज कर लिया, 1 लाख आपने इशू किया, 1 लाख ही लोगों ने परचेज कर लिए, 1 लाख की ही आपने एप्लीकेशन रिसीव कर ली।
तो वो हो जाएगी फुल्ली सब्सक्राइब, ना ज्यादा ना कम। अब यहाँ पर आप शेयर्स को किस तरह से इशू कर सकते हो? 3 तरह से इशू कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप पब्लिक को ही इशू करोगे। आप शेयर इशू कर सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट में। जब आपको लगता है कि पब्लिक की जगह अगर मैं अपने कनेक्शन, अपने सोर्सेस, अपने रिलेटिव्स, अपने एम्प्लॉयज, अपने डायरेक्टर्स या जिन जिन कंपनीज के साथ मेरी डीलिंग है, जो मेरी सब्सिडरी कंपनीज है, जिनके ऊपर मेरी ओनरशिप है, अगर उनको ही मैं कहूँ, उनको ही मैं इनवाइट करूंगा, उनको ही मैं शेयर्स इश्यू करता हूँ और वही मेरी कंपनी में फंड्स को लगा देते हैं, तो वहां इस चीज को कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। जहां पर नॉर्मल, जनरल, ऑर्डिनरी पब्लिक को इनवाइट करने के बजाय आप अपने रिलेशंस, आप अपने सोर्सेस को ही रियलाइज कर लेते हो, वहीं पर ही आप उनको ओनरशिप के लिए इशू कर देते हो शेयर, तो वो कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। दूसरा, जब आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए करते हो, जो कि हम समझ चुके हैं, पब्लिक को ऑफर करते हैं अपने शेयर। तीसरा एक केस और होता है, जब आपको अपनी कंपनी में कोई बड़ी चीज खरीदनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई एसेट खरीदनी है, जैसे कि मशीनरी खरीदनी है। उस मशीनरी को खरीदने के अगेंस्ट आप उसको क्या कर देते हो, उसको आप अपने शेयर्स दे देते हो। तो कंसीडरेशन अदर देन कैश, आप उसको पेमेंट कैश में ना करके आप कहते हो कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो। एक तरह से आप अपनी कंपनी में उसको ओनरशिप दे रहे हो कि आप मुझे मशीन दे दो, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दूं। तो इस तरह से भी हम अपनी कंपनी के शेयर्स लोगों को इशू करते हैं, कंपनीज को इशू करते हैं, और इस तरह से आपके पास फंड आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो अदर देन कैश, अगर आपने किसी से मशीनरी खरीदी और उसके अगेंस्ट आपने शेयर दिए, तो ये भी आपके इशू ऑफ शेयर्स में ही माना जाएगा। इसके साथ यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है। स्वेट इक्विटी शेयर। अब यहाँ पर स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या है? जब आप कुछ एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स को उनके स्किल के अगेंस्ट उनको आप अपने कंपनी के शेयर्स इशू करते हो, कि आप कहते हो कि आपने अपने स्किल्स, आपने जो अपना टैलेंट, आपकी नॉलेज, आपके इंटेलेक्चुअल के लिए मैं आपको अपनी कंपनी में ओनरशिप देता हूँ, आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देता हूँ। तो वहां पेमेंट की जगह जब हम अपनी कंपनी के कम प्राइस पर, डिस्काउंट मतलब कम प्राइस पर, डिस्काउंटेड प्राइस पर उनको शेयर देते हैं, 10 रुपए की जगह 8 रुपए वाला शेयर दे देते हैं, तो वहां वो कहलाता है स्वेट इक्विटी शेयर। इसी तरह से है आपका ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जहां पर आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को ऑप्शन देते हो, उनको कहते हो, ऑफर करते हो कि आपको प्रेफरेंस है कि आप चाहो तो, खरीदना चाहते हो तो आप कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हो। वो डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, उन सबको राइट देते हैं कि जब भी आगे कंपनी का इशू निकलेगा तो वो उसको परचेज कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी मार्केट प्राइस से कम में उनको ऑफर किया जाता है। तो ये भी है आपका ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ये दो चीजें भी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखनी है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में आपने ये समझ लिया, कैश के अलावा भी, अदर देन, अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तब भी हम शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं और वो आपका शेयर कैपिटल में ही माना जाएगा। अब देखते हैं, ये जो हमने शेयर इश्यू किए और इसके अगेंस्ट हमको जो पैसा आ रहा है, उसको हम किस तरह से मंगाते हैं और उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जर्नल एंट्रीज को समझ लो। सबसे पहले यहाँ पर देखो, पवन लिमिटेड लिखा है, तो क्या बन गई आपकी पब्लिक कंपनी जो शेयर्स को इशू कर सकती। उसने 30,000 रुपए की इनवाइट की एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया, इशू किया, इशू किए, पब्लिक को ऑफर किया, 30,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर दिया। और उसने पेमेंट के लिए किस तरह से मंगाया, जैसा कि मैंने आपको कहा था, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट को डिमांड किया जाता है, पब्लिक से इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मांगी जाती है। एक बार में 10 रुपए का शेयर है तो हम ये नहीं कहते कि 10 रुपए दो और हमारा शेयर लो, ओनरशिप लो, ऐसे नहीं होता। हम पब्लिक पर बर्डन नहीं डालते, उनसे धीरे 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 पैसे मंगाते हैं। हम देखते हैं कि पहले कितनी पब्लिक इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में शेयर्स को खरीदने में, शेयर परचेज करने। तो सबसे पहले हम मंगाते हैं 3 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट में 4 रुपए, और फर्स्ट कॉल 2 रुपए, और फाइनल कॉल 1 रुपए। कुछ खर्चे भी हो रहे हैं शेयर्स को इशू करने में, ये सब भी आपको देखना है। तो आप देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इशू ऑफ शेयर्स किया, इशू किए शेयर्स पब्लिक को 10 रुपए वाले,
और कहा 10 रुपए वाला शेयर है, लेकिन आपको लगाने कितने हैं, सबसे पहले 3 रुपए पे करने हैं। आप अगर परचेज करना चाहते हो, आप अपनी इच्छा दिखाना चाहते हो, आप ईगर हो, आप चाहते हो, विलिंगनेस है कि आप ओनरशिप लो, तो आप सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को परचेज करो, उस पे पैसा लगाओ, 3 रुपए के हिसाब से पैसा लगाओ। 100 रुपए, 100 शेयर खरीदना चाहते हो तो 300 रुपए दोगे, 500 शेयर खरीदना चाहते हो तो 1500 रुपए लगाओगे। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक में पैसा आपकी कंपनी में आएगा। पैसा आपकी कंपनी में आएगा तो आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट को करोगे। दूसरी बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, इस बात को याद रखना कि आपको यहाँ पर कैश अकाउंट बिल्कुल भी यूज नहीं करना, सारी एंट्रीज आपकी बैंक के थ्रू होगी। क्योंकि आपको कोई पब्लिक आकर के कैश तो नहीं देके जाएगी ना, आपने कोई गुल्लक तो नहीं खोला होगा कि आओ हमारा एप्लीकेशन खरीदो और कैश में पैसे लिए और जमा किए। इस तरह से नहीं होता। इश्यू ऑफ शेयर के केस में सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होती है। जितनी भी पेमेंट आती है चेक के थ्रू या डायरेक्ट, जो हमारी इंटरनेट, आजकल तो इंटरनेट के थ्रू पेमेंट्स होती हैं, तो उसके थ्रू आपकी पेमेंट सारी की सारी बैंक में जमा की जाती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा आपका। आपने 30,000 रुपए के शेयर इशू किए, पब्लिक ने आपके, मान के चल रहे हैं कि पूरे के पूरे सब्सक्राइब कर दिए हैं और पैसे आ गए हैं आपके 3 रुपए के हिसाब से। तो 3 रुपए के हिसाब से आपके पास पैसे आ रहे हैं, रुपए आ रहे हैं। तो 30,000 पर 3 रुपए के हिसाब से 90,000 रुपए आपको बैंक में पैसा जमा हो गया। किसके नाम से, किस नाम से? हमने इस इंस्टॉलमेंट का नाम रखा शेयर एप्लीकेशन मनी। फर्स्ट टाइम जो पैसा हमने पब्लिक से मंगाया, जानने के लिए कि कितनी पब्लिक लगाना चाहती है। इस टाइम पर 30,000 की जगह 35,000 रुपए के लिए भी पैसे आ सकते हैं, आपके पास रुपए आ सकते हैं, फंड आ सकता है। और 25,000 के शेयर्स के लिए भी फंड आ सकता है। तो डिपेंड करता है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा तो हम मान के चलेंगे कि 30,000 पूरे के पूरे फुल्ली सब्सक्राइब शेयर्स हैं, जिस पर पूरा पब्लिक ने पैसा लगा दिया है। तो अब यहाँ पर 30,000 शेयर्स पर 90,000 रुपए की आपको एप्लीकेशन मनी आ गई। आपको पता चल गया 30,000 लोग हैं जो आपके शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, फाइनल हो गया। तो इन 30,000 रुपए की एप्लीकेशन मनी आप एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप क्या करोगे, अब आपके फाइनल हो गए, ये 30,000 लोग फाइनल हो गए, इनको अब आप अलॉट करोगे। आप उनको कहोगे, फाइनल ओनरशिप के लिए कहोगे कि हाँ अब आप ओनर हो गए। उनको स्पेसिफिकली बताओगे कि वी आर एक्सेप्टिंग यू एज एप्लीकेंट, यू एज शेयर होल्डर ऑफ अवर कंपनी। तो वो आप कैसे पता करते हो, कैसे बताते हो? जब आप उनकी एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट के टाइम पर, उस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल क्या है, एक बड़ा सा बैग है जिसमें आप हर इंस्टॉलमेंट को डालते जाओ। जो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी आई है, उसको अब आप शेयर कैपिटल वाले बैग में डाल दोगे, तो शेयर एप्लीकेशन मनी वाला अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। उसने पैसे इकट्ठे किए और यहाँ से उस पैसे इकट्ठे किए हुए को आपने शेयर कैपिटल वाले बैग में डाल दिया। तो 90,000 आपके शेयर कैपिटल वाले बैग में इकट्ठे हो गए एप्लीकेशन के नाम पर। अब ये एप्लीकेशन मनी आपने मंगा ली है। अब आप उनको, जो आपके शेयर होल्डर्स जिन्होंने आपके कंपनी में अप्लाई किया है, अब आप उनसे कहोगे कि आप 4 रुपए पे करो और हम आपको कंफर्मेशन देते हैं एज ओनरशिप की। तो उस टाइम पर क्या एंट्रीज बनेगी, अब आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, अब आप उनको ओनरशिप के लिए जो अलॉटमेंट का अब आप पैसा मंगाओगे, वो स्पेसिफाइड पर्सन आपके जो हो गए हैं कि हाँ इन लोगों को अब आपको शेयर देने हैं, शेयर वारंट इशू करना है, तो वो अब आप उनको कहोगे कि 4 रुपए अब आप उनसे मंगाओगे, डिमांड करोगे, कॉल करोगे, अलॉटमेंट की कॉल करोगे। तो 4 रुपए इस अलॉटमेंट वाली कॉल में अब आप मंगाओगे। इस इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट का आपने नाम क्या रखा, अलॉटमेंट। तो यहाँ पर अब आपकी ड्यू हो गए 4 रुपए। जब भी आप इशू करते हो शेयर, तो एप्लीकेशन तो आपने लगा दिया, उस टाइम पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखते हो पैसा कौन लगा रहा है। उसके बाद जितना पैसा आया, पूरा आया या नहीं आया, उसको आप शेयर कैपिटल में डालते हो, ट्रांसफर करते हो। लेकिन जब अलॉटमेंट के लिए आपको करना होता है, उससे पहले आपको एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। उसके बाद आप अलॉटमेंट के लिए पब्लिक से मंगा सकते हो पैसा, डिमांड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने रेजोल्यूशन पास किया और अब आपके पैसे वो ड्यू हो गए, 4 रुपए ड्यू हो गए पब्लिक से आने। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करोगे 1,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपए आप क्रेडिट करोगे।
मतलब कि इतने पैसे इस शेयर अलॉटमेंट को देने हैं, शेयर कैपिटल के बैग में डालने। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट के नाम पर 1,20,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट आनी है। अब देखो, जब आपको बैंक में पैसा आ जाएगा अलॉटमेंट के नाम पर, तो ये कंफर्म्ड हो गई, ये कंफर्म्ड शेयर होल्डर्स हो गए, जिन्होंने अब आपको पेमेंट कर दी है 4 रुपए की ओर। तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे 4 रुपए के हिसाब से 30,000 शेयर पर कितनी अमाउंट बनेगी, 1,20,000 रुपए। और 1,20,000 रुपए अब आपके शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम पर पैसा आ गया है, इस अकाउंट को अब आप क्रेडिट करो। तो ये शेयर अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया, और शेयर कैपिटल अकाउंट जो आपने एक बैग बनाया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा भी वहां पर डल चुका। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आपकी फर्स्ट कॉल। अब आपके जो शेयर होल्डर्स बिल्कुल पक्के हो गए, उनको आपने अलॉट भी कर दिया शेयर वारंट। अब आप उनसे थर्ड इंस्टॉलमेंट मंगाते हो फर्स्ट कॉल के नाम से। फर्स्ट कॉल के नाम से आप कहते हो अब आप 2 रुपए पे करो। 2 रुपए पे करने के लिए आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, फिर से आपको वही रेजोल्यूशन पास करना होगा। रेजोल्यूशन पास करते ही आपके पास ये एंट्री बन जाएगी, आप हकदार हो जाओगे, ये अमाउंट ड्यू हो जाएगी उन सब्सक्राइबर से लेने के लिए, कि शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए। डेबिट इसलिए करेंगे कि अब ये एक तरह से डेटर हो गए आपके, ये इतने शेयर होल्डर्स आपके डेटर्स हो गए, जिनसे आपको पेमेंट मिलनी है, आपको लेनी है। तो 2 रुपए के हिसाब से 30,000 शेयर पर 60,000 रुपए। और ये किसके नाम पर आप पैसा ले रहे हो, जैसे आप सेल करते हो, तो सेल के लिए आप टू सेल्स करते हो ना, तो ये हम पैसा किसके नाम पर ले रहे हैं, शेयर कैपिटल के नाम पर। शेयर कैपिटल के बैग में इतने पैसे डलने हैं, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट क्रेडिट करोगे 60,000 से। तो जब ये पैसा आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में डाला जाएगा। क्लियर है? अब ये 60,000 रुपए आपके पास आने हैं, और इन शेयर होल्डर्स ने, बिल्कुल सब ऑनेस्ट शेयर होल्डर्स हैं, सभी ने पेमेंट भी कर दी है। तो 2 रुपए के हिसाब से 30,000 शेयर पर अगर आपको पेमेंट आ जाती है, तो क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000। एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000। मतलब कि फर्स्ट कॉल की जो इंस्टॉलमेंट थी, उसका पैसा भी आपके पास बैंक में जमा हो गया है, 60,000 रुपए। तो फर्स्ट कॉल वाली इंस्टॉलमेंट ने भी शेयर कैपिटल में पैसा दे दिया है, उसके नाम का भी पैसा आ गया। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट भी आ गई। अब देखो फाइनल कॉल, जब फोर्थ इंस्टॉलमेंट आप मंगा रहे हो, लास्ट है, जितना पैसा आपने 9 रुपए मंगा चुके हो, 3 + 4 + 2 9 रुपए मंगा चुके हो, 1 रुपया बच गया, 10 रुपए का शेयर है, 1 रुपया बच गया है पूरी ओनरशिप देने में उनको। तो 1 रुपया और देंगे, ये इंस्टॉलमेंट और वो देंगे। तो इसके लिए अब आपकी क्या एंट्री बनेगी, आपको एंट्री बनानी है वही, रेजोल्यूशन पास करोगे आप। कोई भी कॉल करने से पहले आपको रेजोल्यूशन पास करना होता है कि हाँ, हम अब शेयर होल्डर से अपनी फाइनल कॉल मंगा रहे हैं, वो ताकि फंड्स दे सके, हमारी कंपनी में फंड्स आ सके। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट होगा 30,000 रुपए। इस इंस्टॉलमेंट का नाम हमने क्या लिखा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30,000। 1 रुपए के हिसाब से 30,000 शेयर पर 30,000। और कहाँ डलना है ये पैसा, शेयर कैपिटल अकाउंट में डलना है। तो 30,000 रुपए आप शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। अब आपके बैंक में पैसा जमा हो गया है, लोगों ने सबने पेमेंट कर दी है, तो 30,000 रुपए डेबिट हो जाएंगे, और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा 30,000। तो ये थी आपकी जो पब्लिक से आपने डीलिंग की, पब्लिक से जो आपने पैसा मंगाया, वो आपको पैसा इंस्टॉलमेंट से मिल गया। और हर इंस्टॉलमेंट का नाम हमने अलग अलग रखा है, इसको ध्यान रखना, बस यही फर्क है। इसके बाद इससे अदर देन आपको कुछ खर्चे भी तो होते हैं, कोई ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा कि आपने शेयर्स का सोचा और शेयर आपने इशू कर दिए। शेयर्स को प्रिंट भी करना होता है, एप्लीकेशन जो आप पब्लिक को ऑफर करते हो, कैसे बताओगे कि आपकी कंपनी कैसे है, क्या वर्क करती है, आप क्या चाहते हो, क्या प्रोस्पेक्टस है, उन सब की प्रिंटिंग में खर्चा लगता है, वो सारा का सारा खर्चा आपको डालना होता है। खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करोगे 8,000, पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे 8,000। इसे आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हो। दूसरा, इसी तरह से जैसे कि आपने अभी स्वेट इक्विटी शेयर पढ़ा था, जहां पर हम स्किल्स के अगेंस्ट लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स, फुली पेड शेयर्स देते हैं। यहाँ पर हम प्रमोटर्स को अपने फुली पेड शेयर्स दे रहे हैं उनकी सर्विसेज के लिए। तो 4,000 शेयर्स हम उनको इश्यू कर रहे हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो स्टार्टिंग में एक आइडिया लेकर आते हैं कंपनी को खोलने का,
जो इनिशिएटिव लेते हैं किसी भी कंपनी को खोलने का, बिजनेस करने का। तो यहाँ पर ये जो 4000 के शेयर्स हैं, हमने 4000 शेयर्स प्रमोटर्स को इश्यू कर दिए हैं, तो 10 रुपए वाले 4000 के शेयर्स हो जाएंगे आपके 40,000 के। तो ये आ जाएगा आपका इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, डेबिट 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। जब भी कोई बिजनेस सेटअप करना होता है, एक तरह से इनकॉर्पोरेशन ही कहते हैं ना हम उसको, स्टार्टिंग इनिशियल पेमेंट इनकॉर्पोरेशन करने की, कंपनी को बनाने की। तो ये कंपनी को बनाने की कॉस्ट है जो आपने प्रमोटर्स को दी शेयर्स के फॉर्म में। ये इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट करोगे 40,000 टू शेयर कैपिटल, ये भी शेयर कैपिटल में ही आएगा, चाहे आपने उसकी सर्विसेज ली है, सर्विसेज के अगेंस्ट आपने उनको शेयर्स दिए हैं, तो एक तरह से शेयर कैपिटल ही होगी ना। अगर आपको इनको पेमेंट करनी होती है इन प्रमोटर्स को, तो आपका बैंक अकाउंट जाता, बैंक अकाउंट से पेमेंट जाती, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते। हमने उसकी जगह हमको क्या किया, अपनी शेयर कैपिटल दे दी, शेयर इशू कर दिए। तो ये सारी जनरल एंट्रीज है जो आपको जर्नल वे में, बहुत बेसिक एंट्रीज जो आपको मैंने यहाँ इस वीडियो में समझाई है। आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, जहाँ डिफरेंस आता जाएगा, किसी में फॉरफीचर हो रहा है या कोई सब्सक्राइबर पेमेंट नहीं कर रहा, कॉल्स इन एरियर्स हो रही है, तो उस केस में आप जर्नल एंट्रीज कैसे बनाओगे, वो मैं हर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती रहूंगी। अब देखो, यहाँ पर एक बारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट जरूर देख लो, जो कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट आप कंपनी की कैसे बनाते हो, नॉर्मल जो टी शेप की बैलेंस शीट बनती है वैसे नहीं बनेगी। यहाँ पर आप सिंपली इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शो करोगे, जितना शेयर होल्डर से फंड आ रहा है शेयर कैपिटल के नाम पर वो दिखाया जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी अगेंस्ट शेयर वारंट्स जो अभी पेंडिंग है, अभी पूरे शेयर्स नहीं हुए हैं, वो सारा आप अलग अलग स्पेसिफाई करते हो। और साथ में नोट नंबर 1 लिखा जाता है। नोट नंबर 1 का मतलब है नोट्स टू अकाउंट, वहां तो आप पर्टिकुलरली पूरी कंसोलिडेटेड अमाउंट लिखते हो, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों की लिखते हो, 2 साल की फिगर्स लिखी जाती है कंपनी की बैलेंस शीट में। नोट्स टू अकाउंट में अब आप डिटेल्ड लिखोगे, वहां तो आपने कंसोलिडेटेड अमाउंट लिखी, अब यहाँ पर आप डिटेल लिखोगे, सारी डिटेल लिखोगे कि आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी थी, मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी है, आप कितने शेयर्स इशू कर सकते हो। इस मैक्सिमम लिमिट में से आपने पब्लिक को कितने इशू किए, ऑफर कितने किए, कितनी तरह के शेयर किए, इक्विटी कितने हैं, प्रेफरेंस कितने हैं, इसमें से पब्लिक ने कितने परचेज किए तो क्या पूरे पैसे मिल गए हैं, फुल्ली पेड है, फुल्ली पेड है या नहीं है, नॉट फुल्ली पेड है तो कितने फुल्ली पेड अप है और कितने नहीं है, वो सब लिखना है। नहीं है तो उसमें से कितना पैसा और लेना है और किससे लेना है। और शेयर्स अगर किसी के फॉरफिट किए गए, मतलब किसी ने अगर पैसा नहीं दिया तो हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। जैसे कि इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ना करने पर क्या होता है, जब आप कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे, ईएमसी पे खरीदते हो तो क्या होता है, आपकी वो ओनरशिप चली जाती है उस प्रोडक्ट पर, वो कंपनी आपकी उस प्रोडक्ट को ले जाती है। तो इसी तरह से कंपनी भी, अगर आप उसको पूरी पेमेंट नहीं करते हो किसी शेयर पर, तो वो आपका पैसा जितना आपने लगाया है वो भी जब्त कर लेती है, पैसा आपका ब्लॉक कर देती है, आपको पैसा वापस नहीं करती। तो ये सारी की सारी डिटेल्स इस तरह से कंपनी अकाउंट्स में लिखी जाती है, बनाई जाती है, शेयर से रिलेटेड आपको सारी डिटेल्स देनी होती है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में डिमांड आएगी, हम उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, बेसिक और ग्राउंड बन गया इस चैप्टर का। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व, जहां पर आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, समझना है इस टॉपिक को कि कैसे आप अकाउंटिंग करोगे, कंपनीज की अकाउंटिंग को आप कैसे करोगे, किस तरह से ये डिफरेंट है और किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है। साथ ही साथ हम डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप वाला चैप्टर भी साथ ही साथ करेंगे, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, सारे चैप्टर्स अच्छे से समझने हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, वहां पर भी अपने कमेंट्स को लिख सकते हो, डाउट्स को लिख सकते हो, वहां से भी मैं आपको रिप्लाई करूंगी, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। कमेंट सेक्शन तो है ही यूट्यूब चैनल का, जहां पर आप लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।